नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अतीक अहमद के सबसे छोटे और पांचवें बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अबान अहमद झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलकर वापस लौट रहा था और झांसी से वापस प्रयागराज लौटते समय उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई और इस टक्कर में उसकी जान चली गई। इससे पहले अतीक अहमद के एक बेटे अहमद असद का एनकाउंटर भी झांसी में ही हुआ था और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा और 5वां बेटा अबान अहमद भी शामिल है। घटना झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली की है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को तुरंत ही समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मोठ लेकर पहुंची और इस हादसे में अतीक अहमद के बेटे समेत 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। बता दें कि माफिया रहे अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है और उनका छोटा बेटा अबान उसे मिलकर प्रयागराज घर वापस लौट रहा था और तभी डिवाइडर से गाड़ी टकराने की वजह से ये हादसा हो गया। अबान अहमद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटों में से एक था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अबान और उसके भाई अहजमल को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रवाना करके उनकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया था। ऐसे में ये दुखद जानकारी जो है निकलकर सामने आई है, जहां पर अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, रवि पाठक हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में ये जान गई है। रवि जी। जी, दरअसल ये इनके भाई हैं अली अहमद। हाँ जी। जो नैनी जेल में बंद थे। 1 अक्टूबर 25 को उन्हें झांसी शिफ्ट किया गया था। तो ये अपने भाई से मिलने क्रेटा कार से जा रहे थे। देर रात कार में स्पीड ज्यादा थी। झांसी में पुंछ थाना के पास एक खिल्ली गांव है, खिल्ली, उसी के पास इनकी कार डिवाइडर से टकराई। इस भीषण हादसे में अतीक अहमद के पुत्र अबान और एक और 2 लोग मारे गए हैं। 3 लोग घायल हैं जो वहां स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल। इस मामले में रवि जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि प्रकरण का हर मामले में जांच किया जा रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज से भी पुलिस रवाना हो गई है। दोनों पुलिस जांच करके ही किसी मुद्दे पर पहुंचेगी कि हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश भी है। बिल्कुल। तो क्या साजिश के मकसद से भी पुलिस जांच पड़ताल करेगी या कर रही है, या कार्रवाई होने वाली है? दोनों मकसद से करेगी। दोनों मकसदों से पुलिस जांच कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया एक घटना, एक हादसा ही लग रही है। कार के जिस तरह से परखचे उड़े हैं, डिवाइडर उखड़ गया है, तो ये जेन्युइन हादसा लगता है। ये हादसा है, गाड़ी बहुत रफ्तार में थी, यानी कि तेज रफ्तार की वजह से ही ये जो घटना हुई है। इसका कुल बोले तो तेज रफ्तार गाड़ी थी और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। रवि जी। जी बिल्कुल। ऐसे में परिवार की तरफ से और परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? अभी परिजन में दरअसल माताजी तो इनकी फरार है, शाइस्ता अहमद, जो अतीक अहमद की पत्नी, बिल्कुल, और उनकी अतीक अहमद की जो छोटी बहू, वो तो फरार है, जैनब। अब बच्चे थे अली, वो जेल में थे। यही दोनों बच्चे नाबालिग होने के नाते उस समय जुवेनाइल किशोर बोर्ड से छूट गए थे। यही भाई से मिलने जा रहे थे, उसमें एक मर गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में रवि जी, क्या लग रहा है कि अब अभी तक ये फरार चल रही थी शाइस्ता बेगम जो है, अब लग रहा है कि वो बाहर निकलेंगी? इतने समय से फरार चल रही थी। एकदम आपने सही कहा। लोगों का यही मानना है कि शाइस्ता बेगम को पकड़ने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। सच ये नहीं है, अभी प्रकरण जांच के अधीन है। लेकिन आप जो कह रही हैं वो सही है कि अब ये उम्मीद है कि उसको मिट्टी देने, सुपुर्दे खाक करने शाइस्ता बेगम आई और तब पुलिस को पकड़ने की कार्यवाही पूर्ण होगी।
जो कि लंबे समय से फरार चल रही है। बिल्कुल, ऐसे में ये परिवार जो है काफी समय से चर्चाओं में रहा है। अतीक अहमद के बेटे के बाद से और भी ज्यादा अब चर्चाओं में आ गया है। और क्या एक बार फिर से अतीक अहमद की मौत की जो गुत्थी है उसको लेकर और उनकी पत्नी को लेकर एक बार फिर से जांच पड़ताल जो है वो तेज होने का दायरा जो है वो तेज हो जाएगा रवि जी? हाँ, दायरा तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी उनकी काफी संपत्तियों को फिर कुर्क किया था। बिल्कुल, करीब 15 दिन पहले प्रशासन ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कुर्क किया था। तो अब तेज हो जाएगा और अतीक का मामला पुनः उसी तरह से गर्म हो जाएगा जैसे पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में था। हमें लगता है इसका चुनावी फुटेज भी प्राप्त होगा राजनीतिक दलों को। बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें, राजनीति पे चलिए ये सेकंड पार्ट है, लेकिन सवाल अब ये भी उठने लगा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस हादसे के पीछे की जो मकसद है उनकी पत्नी को पर्दे के पीछे लाना और फिर धरपकड़ और तेज करना? नहीं, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अचानक हादसा तो अचानक होता है। बिल्कुल। अब इसी मामले की जांच, इसी पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि या तो साजिश है इस पहलू को लेकर अतीक की पत्नी को पकड़ने का, या तो साजिश है या वाकई हादसा है। अब ये शाम तक या जब तक पुलिस उसकी जांच कर ले तो उसके तह में मिलेगा। हम लगे हुए हैं, जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप खबर पे नजर बना के रखिए, बाकी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका। यूपी के बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार देर शाम को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में इलाज के बाद से अंतिम सांस ली और वहीं लंबे समय से कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह लखनऊ स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहाँ अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में नेता, समर्थक और शुभचिंतक भी पहुंचे। उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उमाशंकर सिंह को पार्टी का कर्मठ, ईमानदार और वफादार नेता बताया। उन्होंने कहा कि रसड़ा विधायक के निधन की खबर बेहद ही दुखद है और इस कठिन समय में पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह की पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से इस दुख के सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उमाशंकर सिंह रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय राजनीति में रहे और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। उनके निधन के बाद से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक का माहौल है। नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। खड़गे ने रिजिजू की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें संसदीय नियमों की जानकारी है और उन्हें नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि क्या अब उन्हें रिजिजू से संसदीय नियम सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो नियमों का अच्छी तरह से जानते हैं और उनका अधिकार है कि वो सदन में किस विषय पर और कब किस तरह अपनी बात रखें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर वो अपनी बात रखने के लिए भविष्य तैयार करना नहीं बोलेंगे तो फिर सदन में उनकी भूमिका क्या रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के सदस्यों के अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इस दौरान खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पवन खेड़ा को लेकर की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी सांसदों का लगातार अपमान कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे व्यवहार ठीक नहीं है, जैसा केवल सरकार के लोग ही सब कुछ जानते हैं। उन्होंने विपक्ष के अधिकारों और सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। राज्यसभा में ये विवाद उस समय सामने आया है जब विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा चल रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते कार्रवाई प्रभावित। अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवनिर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक्सप्रेसवे की मरम्मत और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ अभी कुछ ही सप्ताह हुआ है, उसमें मरम्मत की जरूरत पड़ना चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2-3 हफ्ते में ही जिस सड़क की हालत खराब होने लगी, उस पर सफर करने का जोखिम कौन उठाएगा। सपा प्रमुख ने एक्सप्रेसवे की मरम्मत के दौरान सड़क सुखाने के लिए पंखे के इस्तेमाल को लेकर भी बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने इसे बीजेपी तरक्की के नई हवा बताते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आगे कहा कि अटल प्रोग्रेस और साथ ही योजना का क्या होगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में कई ऐसे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी देखने को मिल रही है और लोगों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 2 प्रमुख शहर लखनऊ और कानपुर को जोड़ता है और लगभग इस लंबे मार्ग से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि अब मरम्मत को लेकर उठे सवालों के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल बता रहा है, वहीं निर्माण से जुड़े अधिकारियों की ओर से स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण का इंतजार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रयागराज में प्रस्तावित युवा संवाद कार्यक्रम अब जो है वो कार्यस्थल पाठशाला केपी ग्राउंड में नहीं होगा। कांस्य स्तंभ पाठशाला ट्रस्ट ने मैदान की बुकिंग अनुमति रद्द कर दी है और ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका का हवाला दिया। ट्रस्ट के अनुसार कार्यक्रम से 2 विद्यालयों के छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा लगातार बारिश के कारण मैदान की खराब स्थिति और उसे ठीक करने में आने वाली परेशानियों को भी अनुमति रद्द कराने का कारण बताया गया है। ट्रस्ट ने कांग्रेस पार्टी को जमा की गई धनराशि वापस करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे बीजेपी सरकार की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी के युवाओं और छात्रों से संवाद कार्यक्रम से डर गई है और अनुमति रद्द कराने का प्रयास कर रही है। अजय राय ने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भी 8 अगस्त को शाम को 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। इससे पहले भी राहुल गांधी के कार्यक्रम के स्थान में बदलाव हो चुके हैं। देहरादून में भी एक कार्यक्रम का स्थान बदला गया था और इसके बाद से अब प्रयागराज में आयोजित स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायरल हुए मेरठ के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कुछ कांवड़ यात्रियों के व्यवहार पर सवाल उठाए। मौलाना राशिद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नशा करते हैं, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हैं और आम लोगों को परेशानी पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शिव भक्त कहना सही नहीं है। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। दरअसल मेरठ में कांवड़ यात्रियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसी घटना को लेकर मौलाना रशीदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस के मामले में गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की थी। बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हुई है, जो कि सावन शिवरात्रि के मौके पर 11 अगस्त को जलाभिषेक के साथ समाप्त होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और मौलाना रशीदी के बयान के बाद से अब इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर,
ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान। वहीं जोधपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका को पेंडिंग रखते हुए कहा कि हालत खराब होने पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल के मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की बात छुपाई थी। फिलहाल हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिनों की पैरोल भी मिली हुई है और ऐसे में अंतरिम जमानत की मांग पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए एम्स से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल ये जानना चाहती है सुप्रीम कोर्ट कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर है और क्या उन्हें डॉक्टरों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। एम्स ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयरगिल रखने की इजाजत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये छूट भी दी है, अगर उनकी हालत बिगड़ती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जब सॉलिसिटर तुषार मेहता ने बताया कि आसाराम ने हाई कोर्ट से मौजूदा केस की जानकारी छिपाई थी और पैरोल हासिल की थी, तो बेंच ने इस हरकत की निंदा की। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल आसाराम को उनकी लंबी जेल की सजा और अंतरिम जमानत के दौरान उनके व्यवहार को देखते हुए 20 दिन की पैरोल दी थी। वहीं पटना में बीटीएससी अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आयोग के कार्यालय का घेराव किया है। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर तय समय के अंदर रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो वो बीटीएससी सुप्रीम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जल्द ही समाधान की मांग की। फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं सुमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम मंगलवार को कोलंबो पहुंच गई है और बिना समय गंवाए अभ्यास भी शुरू कर दिया है। 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची भारत के सामने इस बार केवल जीतना ही नहीं बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी दावा मजबूत करने की चुनौती है। इसके साथ ही विदेश में अपने रिकॉर्ड भी सुधारने पर सबकी नजरें होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में उसे लगभग सभी प्रारूपों में विदेशों में संघर्ष करना पड़ा है। भारतीय टीम 15 अगस्त से पहले टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन उससे पहले शुक्रवार से 3 दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगी और ऐसे में भारतीय टीम आयरलैंड और साथ ही इंग्लैंड दौरे की गलती यहां नहीं दोहराना चाहेगी और वो परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय मैदान पर बिताना चाहती है। हाल ही में समाप्त हुए आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर भारत को तैयारियों का पर्याप्त समय नहीं मिला था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बुधवार को कोलंबो के एनसीसी मैदान पर अपना पहला अभ्यास सत्र किया। टीम के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभ्यास की व्यवस्था की गई। भारतीय टीम ने इससे पहले कभी भी एनसीसी में अभ्यास नहीं किया था। कोलंबो में मौसम का पूर्वानुमान अनुकूल नहीं है और एनसीसी की जल निकासी व्यवस्था भी बहुत ही बेहतर नहीं मानी जाती है। ऐसे में थोड़ी सी तेज बारिश की वजह से आउटडोर अभ्यास को प्रभावित कर सकती है और ऐसी स्थिति में भारतीय खिलाड़ियों को इंडोर नोट्स का सहारा लेना पड़ता है। अभ्यास मैच के 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है और एक और चिंता अभ्यास मैच के लिए भी मिलने वाली है कि पिच कैसा होगा। सुमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का नया मिशन शुरू होने जा रहा है और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी और इसके लिए टीम श्रीलंका की जमीन पर कदम रख चुकी है। सभी खिलाड़ी दोपहर में भारत से निकले और कुछ ही देर में श्रीलंका पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद से कुछ फोटो और वीडियो सामने आए हैं जो कि काफी अच्छे भी लग रहे हैं और टीम का इम्तिहान 7 अगस्त से शुरू होगा। वहीं बॉलीवुड के एक्टर राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला अभी निपटा भी नहीं है कि बल्कि इस मामले में अब एक्टर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
ताजा जानकारी के अनुसार 9 सितंबर को यूपी के शाहजहांपुर में उनकी 2 संपत्तियां नीलाम की जानी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ने इसे नीलामी को लेकर शहर और गांव में इनकी 2 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया है। बता दें कि राजपाल यादव पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया बताया जा रहा है। हालांकि इन 2 संपत्तियों की कीमत की बात करें तो ये 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए की बताई जा रही है। राजपाल यादव ने बैंक से ये कर्ज अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए लिया था। कर्ज की वसूली न होने पर बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेकर नीलामी की प्रोसेस शुरू कर दी है। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक शाहजहांपुर में राजपाल यादव की 2 प्रॉपर्टी है और इसमें से एक शहर में है और दूसरी गांव में, जिसमें खेत और मकान शामिल है। खबर यह है कि नीलामी 9 सितंबर को ऑनलाइन के जरिए की जाएगी और ऐसे में लोन के लिए राजपाल यादव ने राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों का भी गारंटी के तौर पर गिरवी रखा था और इसी आधार पर बैंक ने संपत्तियों पर कार्रवाई अब शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में उनकी दूसरी संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है। बता दें कि राजपाल यादव पर जिस कंपनी ने चेक बाउंस होने का केस दर्ज कराया था, उसके मालिक भी शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं और इस घटना के बाद से एक्टर कानूनी पछड़े के साथ साथ आर्थिक संकट से भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजपाल यादव की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चस्पा होने के बाद से चर्चा तेज हो गई है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि लोन वसूलने के लिए ये कार्रवाई नियमों के हिसाब से ही की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते राजधानी और आसपास के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि डीएनडी फ्लाईओवर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, आईटीओ और साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम मेन रोड पर भी मंडी हाउस समेत कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, छात्रों और अन्य यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा। कई जगह वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए दिन भर मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई और लोगों से आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। उधर गुरुग्राम में भी भारी बारिश का कारण जो है वो जलभराव और जाम की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।